आते समय उन प्रॉप्स को एलियन क्रिएचर्स मिले और अब उन्हीं क्रिएचर्स के सैंपल्स को वापस पृथ्वी पर लाया जा रहा है। मगर वो प्रॉप मलेशिया में क्रैश हो जाता है। जब दुर्घटना स्थल पर टीम पहुंचती है, ड्रैक को ये खबर मिल जाती है कि 4 में से 3 सैंपल सही सलामत है, मगर चौथा एलियन सैंपल कहीं गायब है। इतने में उन्हें एक एस्ट्रोनॉट मिलता है जो प्रॉप के बाहर पड़ा था और वो जिंदा था। उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था, मगर बीच रास्ते में ही एकदम से वो उठ खड़ा होता है और गाड़ी में मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है। इस आदमी के अंदर अब वही एलियन पैरासाइट था और अब वो एलियन उस आदमी के बजाय एक पुलिस वाली के शरीर पर कब्जा कर लेता है। इस हादसे में उस औरत की टांग बुरी तरह से टूट गई थी, मगर उस एलियन जीव के शरीर में होने से चंद सेकंड्स में ही उसकी टूटी टांग एकदम से ठीक हो जाती है और वो सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाने लगती है। ये एलियन जीव सोच समझ रखता है। ये पृथ्वी के वातावरण में जिंदा नहीं रह पाता। इसे हमेशा किसी शरीर की जरूरत पड़ती है, चाहे वो शरीर इंसान का हो या जानवर का। ये इनके लिए किसी सूट की तरह काम करता है, मगर ये हर शरीर में जिंदा नहीं रह पाता। इस एलियन जीव को अपने ग्रह पर वापस जाना था और ये उन्हीं रॉकेट से वापस जा सकते थे जिससे उन्हें यहाँ लाया गया है। सीन शिफ्ट होता है कहानी के मेन कैरेक्टर एडी ब्रूक पर। एडी पेशे से एक रिपोर्टर है। हाल ही में वो एक न्यूज कंपनी के लिए काम करता है। इन दिनों वो अपनी गर्लफ्रेंड और मंगेतर एनी के साथ रह रहा है। एनी एक लॉयर है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। सुबह होती है तो एनी अपने काम पर निकल जाती है और एडी अपने काम पर। अगले कुछ लम्हों के लिए हमें दिखाया जाता है कि एडी एक काबिल रिपोर्टर है, मगर उसकी एक समस्या है। वो ये कि एडी एक ईमानदार इंसान है। वो झूठ नहीं बोलता, दुनिया को सच दिखाना चाहता है और इसी कारण उसकी जिंदगी मुश्किल है और आगे तो और भी मुश्किल होने वाली है। एडी ऑफिस जाता है जहां उसका बॉस उसे बताता है कि आज एडी को लाइफ फाउंडेशन के सीईओ ड्रेक का इंटरव्यू लेना होगा, मगर वो बहुत बड़ा आदमी है तो एडी को उससे सिर्फ रॉकेट्स को लेकर ही सवाल पूछने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो इतना अमीर है कि इस पूरे न्यूज चैनल को ले सकता है, मगर एडी की वही समस्या थी कि वो झूठ मूठ का नाटक नहीं कर सकता था। रात को एडी जब घर में था उस समय एना सो रही थी। अब हाल ही में जो हादसा हुआ था, मतलब मलेशिया में रॉकेट क्रैश होने की खबर, इस वजह से लाइफ फाउंडेशन की थोड़ी बदनामी हुई थी और एना जो थी वो लाइफ फाउंडेशन के लिए ही कोर्ट में केस लड़ रही थी। मतलब कि वो सब बस एक तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, मगर हकीकत ये थी कि एलियन क्रिएचर्स वाली बात दुनिया से छुपाई जा रही थी। अब चूंकि कल एडी ड्रेक से इंटरव्यू लेने जा रहा था तो वो सोचता है कि क्यों ना इस कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकूं, और एनी के पास वो जानकारी थी। लैपटॉप को ओपन करते ही उसे लाइफ फाउंडेशन के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है कि ड्रेक इंसानों पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जिससे वो मर रहे हैं, मगर किसी को इस बारे में पता ही नहीं। अगले दिन इंटरव्यू में एडी लाइफ फाउंडेशन के सीईओ ड्रेक से उसी केस को लेकर सवालात करने लगा जो पूछने नहीं चाहिए थे और इस बात से ड्रेक को गुस्सा आता है। वो इंटरव्यू वही छोड़ देता है। एडी को धक्के मार मार के निकाला जाता है, मगर जाते समय ड्रेक एडी से कहता है कि अपना ख्याल रखना। एडी का बॉस एडी और एनी दोनों को काम से निकाल देता है क्योंकि ड्रेक इतना अमीर था कि वो ये पूरी बिल्डिंग तक खरीद सकता था। खैर अब एनी को भी निकाल दिया और कसूर सारा का सारा एडी का है, तो एनी उससे रिश्ता तोड़ देती है क्योंकि उसने दोनों का करियर बर्बाद कर दिया। अब कहानी कुछ समय आगे आती है जहां ड्रेक और उसकी टीम उन एलियन सैंपल्स को इंसानों पर टेस्ट कर रहे हैं। पहले एक सैंपल को खरगोश पर टेस्ट करते हैं तो वो मर जाता है और इसके बाद एक इंसान पर। वो बेचारा तो तड़प तड़प के मर जाता है। ड्रेक के लैब में एक साइंटिस्ट डॉक्टर डोरा नामी औरत भी काम करती थी, मगर उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ड्रेक गरीब लोगों को यहाँ लाता, उनसे पेपर साइन करवाता और बाद में इन एलियंस क्रिएचर्स के सामने डाल देता। ड्रेक का मानना था कि अगर ये एलियंस हमारे शरीर में जिंदा रहे तो हम भी इनकी तरह अंतरिक्ष में जिंदा रह सकते हैं और ये जिस प्लेनेट से आए हैं वहाँ भी हमें पृथ्वी की तरह वातावरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि किसी एलियन ने होस्ट के शरीर में ज्यादा समय बिताया हो। बस वो कुछ समय के लिए ही होता, फिर वो उसी के शरीर को अंदर से काना शुरू कर देता और आखिर में होस्ट मारा जाता। फिर इस एलियन को किसी नए होस्ट की तलाश रहती। जब डोरा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो एक फैसला करती है। वो एडी को सब बताने का फैसला करती है क्योंकि सबसे पहले एडी को ही शक हुआ था, मगर अब 6 महीने गुजर गए थे। एडी के पास अब कोई जॉब नहीं थी, एनी ने भी छोड़ दिया था, तो एडी की लाइफ काफी बर्बाद थी। जब डोरा उसे ये सब बताती है तो एडी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रेक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम किसी और को ये सब बताओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मगर काफी समझाने के बाद कि असल में वहाँ क्या चल रहा है और ड्रेक के इरादे क्या है,
एडी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, मगर इस बार उसे पुख्ता सबूत चाहिए था। डोरा उसे चुपके से लैब में लाती है और उसे सबूत लेने के लिए कहती है ताकि वो पूरी दुनिया को दिखा सके कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। एडी लैब को एक्सप्लोर करने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि ड्रेक वाकई इंसानों पर खतरनाक प्रयोग कर रहा था। एडी उस जगह की तस्वीरें लेने लगा। फिर उसे कैद औरत नजर आती है जो कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी। वो काफी तकलीफ में थी, एडी से मदद मांगती है। एडी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर सिस्टम में खराबी आ जाती है, इसलिए एडी उस दरवाजे को तोड़ देता है। वो औरत एडी पर हमला करती है। इतने में अलार्म बजना शुरू और बिल्डिंग की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। डोरा तो पहले ही यहाँ से निकल चुकी थी। अब एडी को भी भागना था। वो लैब से बाहर आता है। वो जंगल में गार्ड से भाग रहा था। काफी लोग उसके पीछे थे। फिर एडी के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे भागते भागते वो पेड़ से टकराता है। अब आमतौर पर उसे गिरना चाहिए था, मगर बजाय इसके वो उस पेड़ को तोड़ देता है। फिर वो जैसे ही गिरने वाला था उसका शरीर खुद ही बैलेंस हो जाता है और जब सभी लोग उसे पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, चंद लम्हों में ही एडी एक पेड़ पर चढ़ चुका था। मगर उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब कैसे कर रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एलियन जीव अब उसके शरीर के अंदर है और वही उसे कंट्रोल कर रहा है। जब वो गार्ड्स वहां से चले जाते हैं तो एडी जल्दी से घर आता है। घर आने के बाद एडी को हद से ज्यादा भूख लगी थी। घर में जितना भी खाना था वो उसे खाने लगा, मगर उसकी भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। और तो और वो खाना वो हजम ही नहीं कर पा रहा था। एडी का एक पड़ोसी था जो तेज म्यूजिक चलाता था। आज तक एडी ने उसे कुछ नहीं कहा था, मगर अब चूंकि उस एलियन को तेज आवाज पसंद नहीं तो उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो उसके दरवाजे पर जाता है और अपना असली चेहरा दिखाकर उसे काफी डरा देता है। एडी को लाइफ फाउंडेशन के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो ये खबर सबको बताना चाहता था। वो एनी को कॉल करता है ताकि सबसे पहले उसे ये बता सके। अब एनी किसी और के साथ थी, दोनों रेस्टोरेंट में थे, इसलिए एडी भी उनसे मिलने जाता है। वो अपनी बात समझाने की कोशिश तो करता है, मगर शरीर में एलियन होने की वजह से उसमें बदलाव आ रहे थे। जैसे उसे बहुत भूख लगी थी। वो कहता है कि मुझे गर्मी लग रही है। वो वहीं के एक फिश टैंक में लेट जाता है और जिंदा क्रैब को खाने लग जाता है। होटल वाले पुलिस को बुलाना चाहते थे, मगर एनी का जो नया बॉयफ्रेंड था असल में वो एक डॉक्टर था, तो वो समझ चुका था कि एडी के साथ कुछ गड़बड़ है। वो एडी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ एडी का MRI स्कैन होता है, मगर जैसे कि इस एलियन की कमजोरी है तेज आवाज, इसलिए एडी को कुछ झटके लगते हैं। उसे मशीन से बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर डैन, जो हाल ही में एनी का बॉयफ्रेंड था, वो एडी को घर जाके आराम करने का मशवरा देता है और जब लैब रिपोर्ट्स आए तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहाँ ड्रैक और उसकी टीम को ये तो पता चल चुका था कि पिछली रात लैब में कोई घुसा था और उनका एक और एलियन सैंपल अब गायब है। जल्द ही ये बात सामने आती है कि लैब में डोरा ही किसी को लाई थी। ड्रैक उसे एलियन के सामने छोड़ देता है और जब उन्हें एडी का पता चलता है कि वही लैब में आया था और शायद वो एलियन जीव अब उसके शरीर में है, तो ड्रैक की एक टीम उसे पकड़ने उसके अपार्टमेंट में जाती है। इस एलियन का नाम वेनम है और अब चूंकि एडी के अंदर वेनम की शक्ति आ चुकी थी, इसलिए उन गार्ड्स को वो वही डेर कर देता है। यहाँ से एक लंबा फाइट सीन दिखाया जाता है जिससे एडी के साथ साथ हम ऑडियंस को भी वेनम के शक्तियों का अंदाजा हो जाता है कि वो कितना पावरफुल है और उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। वेनम जिस भी होस्ट में होता है, अगर उसके शरीर के किसी हिस्से को चोट लगती है तो वेनम उसे ठीक कर सकता है। जैसे इस समय भागते भागते एक एक्सीडेंट के कारण एडी के दोनों पैर टूट जाते हैं, मगर अब वेनम अपने असली रूप में सामने आता है और इस बीच वो एडी के टूटे पैरों को वापस से ठीक कर देता है। वेनम उसमें से कुछ गार्ड्स को कहा भी जाता है और पानी में कूदकर उनसे दूर निकल आता है। ये लाइव फुटेज ड्रैक भी देख रहा था और इस बात से खुश था कि चलो हमें एक ऐसा होस्ट तो मिला जो इस एलियन जीव को अपने शरीर में पाल सकता है। अब हम एडी को देखते हैं जो इस सब से बहुत परेशान था, मगर फिर वेनम उसे अपना चेहरा दिखाता है। उसे बताता है कि तुम लोगों ने हमें नहीं ढूंढा बल्कि हमने तुम लोगों को ढूंढा। हम जल्दी ही इस ग्रह पर कब्जा कर लेंगे। एडी पूछता है कि क्या तुम सबको खा जाओगे, जिस पर वेनम जवाब देता है कि हाँ, पर अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। क्योंकि वेनम को यहाँ जिंदा रहने के लिए किसी इंसानी शरीर की जरूरत थी, तो वो एडी के साथ डील कर लेता है क्योंकि सिर्फ एडी का शरीर ही था जिसमें वो सही से रह सकता था। वो बताता है कि हमें लाइफ फाउंडेशन में फिर से जाना होगा। ड्रैक के गले में जो लॉकेट है वो बहुत अहम है, मुझे वो चाहिए। सीन लैब पर शिफ्ट होता है जहाँ हम ड्रैक को देखते हैं। वो बहुत गुस्सा था। पहला एलियन क्रिएचर तो मलेशिया में ही कहीं खो गया, दूसरा एडी के शरीर में चला गया और तीसरा मर चुका है, वो भी तब जब ड्रैक ने डॉक्टर डोरा को लैब में बंद कर दिया था। एक आखिरी एलियन सैंपल ड्रैक के लैब में बचा था जिसके लिए वो सही होस्ट का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। उसी रात लैब में एक छोटी बच्ची आती है। ड्रैक को लगा शायद वो बच्ची खो गई है, मगर असलियत ये थी कि क्रैश के बाद जो एलियन क्रिएचर गायब हुआ था किसी तरह वो यहाँ तक पहुँच गया, कभी एक शरीर में तो कभी दूसरे में खुद को जिंदा रखा और अब वो इस बच्ची के अंदर मौजूद है। देखते ही देखते वो एलियन जीव ड्रैक के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ एडी के पास अब लाइफ फाउंडेशन के खिलाफ बहुत कुछ था, इसलिए वो उस बिल्डिंग में जाता है और वहां पर एक फोन रख देता है ताकि बाकी दुनिया को पता चल सके। मगर जैसे ही एडी बिल्डिंग से बाहर आने लगा, पुलिस फोर्स उसे अरेस्ट करने पहुंच गई थी, मगर वेनम के होते हुए उसे पकड़ना नामुमकिन था। तो वही होता है, वेनम अपनी शक्तियों से सभी गार्ड्स को ढेर कर देता है।
एडी को कुछ नहीं होता और आखिर में वहाँ आती है एनी। एनी एडी को इस हालत में देखकर पहले तो काफी घबरा जाती है, मगर एडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मैं नहीं हूँ, असल में ये मेरे अंदर का एलियन है जो मेरे शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। अब लैब रिपोर्ट्स के हिसाब से एडी के अंदर किसी तरह का वायरस है। एडी की हालत खराब थी, इसलिए वो एनी से मदद मांगता है, तो एनी उसे हॉस्पिटल ले जाने का वादा करती है। एडी उसके साथ कार में बैठ जाता है, मगर जब से वेनम एडी के शरीर में आया था तब से एडी को वेनम की आवाज सुनाई देती थी, क्योंकि वेनम उससे बात किया करता था। खैर जो हुआ उसके लिए एडी एनी से माफी मांगता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर से उसका एमआरआई स्कैन किया जाता है, लेकिन मशीन की हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से वेनम एडी के शरीर से अलग हो जाता है। इससे एडी को खुशी होती है। एनी और डॉक्टर टेन भी ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये है क्या भला। एडी काफी थक चुका था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। वेनम भी हॉस्पिटल से किसी तरह बाहर निकल जाता है। अब वापस आते समय एडी को ड्रैक के लोग पकड़ लेते हैं, उसे लैब में लाया जाता है, उससे पूछताछ होती है, मगर अब वेनम उसके अंदर नहीं था। ड्रैक उससे पूछता है कि वो कहाँ है, मगर एडी नहीं बताता, तो ड्रैक उसे कत्ल करने की धमकी देता है। ड्रैक के कुछ लोग एडी को लेकर जंगल में चले जाते हैं। अब इससे पहले कि वो एडी को कत्ल कर दे, वेनम मदद के लिए पहुंच जाता है, मगर इस बार वो एनी के शरीर में था सभी गार्ड्स को मार देता है और वापस से एडी के शरीर में आ जाता है। उधर हम ड्रैक और उस एलियन के बीच हुए डील के बारे में जान पाते हैं। ड्रैक ने उससे डील की थी कि वो उस एलियन को उसके ग्रह पर भेज देगा और फिर वो अपने सभी एलियंस को इस प्लेनेट पर ले आएगा, जिसके बाद धरती पर इंसानों के बजाय इन एलियंस का राज होगा। वेनम एडी से कहता है कि ड्रैक ने अपना सिम्बियोट पा लिया है, मतलब कि अब उसके शरीर में भी एलियन है और वो उनके ग्रह पर जाने वाला है, जहां से वो करोड़ों एलियंस जीव को यहाँ पृथ्वी पर ले आएगा। ये एलियंस जिंदा चीजों को काफी मजे से खाते हैं और इंसानों की आबादी तो वैसे भी काफी है। एडी कहता है कि आखिर मैं इसमें मदद क्यों करूं, तो वेनम कहता है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं है, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, ये दुनिया मुझे पसंद है, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम डेरेक को रोक सकते हैं, इससे तुम लोगों की दुनिया बच जाएगी और मैं यहाँ शांति से रह सकूंगा। एनी भी साथ आना चाहती थी, मगर वेनम उसे वहीं रहने के लिए कहता है। वहाँ लैब में ड्रैक ने एक मिशन लॉन्च किया, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को वो अंतरिक्ष में भेजने वाले थे। किसी को नहीं पता था ड्रैक ऐसा क्यों कर रहा है, मगर असली कहानी वही थी कि वो एलियन अब अपने ग्रह और एलियंस को लाने वाले थे। ड्रैक इसके लिए राजी भी था। जैसे ही रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है, टीम ले जाने की बात आती है, मगर ड्रैक कहता है कि मैं स्पेसक्राफ्ट को अकेले ही उड़ाऊंगा। सबको हैरानी होती है और उनमें से एक शख्स को जब शक हो जाता है तो वो लॉन्च रोकने की कोशिश करता है, मगर ड्रैक का सिम्बियोट काफी तेज था, वो उसे देख लेता है और मार देता है। असली एलियन को देखकर सभी लोग भाग जाते हैं और ड्रैक के साथ मिलकर वो एलियन जीव अब पृथ्वी से निकलने वाला था। इतने में वेनम और एडी भी पहुंच जाते हैं। वेनम के मुकाबले ये एलियन जीव काफी बड़ा और शक्तिशाली था, मगर इन्हें इसे रोकना ही था, तो दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि दोनों अपने अपने सिम्बियोट से अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि एनी एक तेज आवाज चला देती है। इस बीच ड्रैक का सिम्बियोट एडी को काफी जख्मी कर देता है। रॉकेट लॉन्च होने में बस 1 मिनट रह गया था। आखिरी समय पर वेनम और एडी मिलकर उस रॉकेट लॉन्च को नाकाम बना देते हैं, क्योंकि तेज आवाज और आग इन एलियंस की कमजोरी है। तो धमाके की वजह से ड्रैक और उसका सिम्बियोट तो खत्म हो जाते हैं। एडी बच जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम एडी और एनी को एक साथ देखते हैं। एडी के अंदर अब भी वेनम था और एडी उसे बता रहा होता है कि अब हमें रूल्स बनाने होंगे, तुम हर किसी को नहीं खा सकते, सिर्फ बुरे लोगों को ही खा सकते हो। और ऐसे ही वो एक चोर का शिकार करते हैं। यहीं पर इस मूवी